पहले सीजन में अब तक आपने सुना शशांक ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि सुलोचना जी उसकी चिंता ना करे, लेकिन उनका चिंता करना लाजमी था क्योंकि वो एक माँ थी और माँ का दिल तो तभी शांति मिलती है जब उसका बेटा उसके सामने हो, वो भी सही सलामत। सुलोचना जी ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। उनके जाने के बाद शशांक ने भी एक बार यश को कॉल किया, पर इस बार भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। शशांक, कहाँ है भाई तू? चिंता हो रही है अब मुझे भी तेरी। अब आगे सीजन 2 में। अगले दिन जब यश को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसके सिर के पास सुलोचना जी बैठी हुई थी। दिलावर सिंह और घर के सभी लोग उस कमरे में बैठे हुए थे। यस, मैं यहाँ पर कैसे आया? दिलावर सिंह, थोड़ी देर पहले हमारे पास पुलिस का फोन आया था जिसने तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी थी, जिस वजह से उसने तुम्हें पहचान लिया और हमारे पास फोन किया। यस, और राजन कैसा है? महावीर सिंह, उसे गोली लगी हुई थी, डॉक्टर ने निकाल दिया, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। सुलोचना जी, अब तू कहीं नहीं जाएगा, घर पर ही रहेगा और अब तू ये नौकरी नहीं करेगा। यस, ऐसा कुछ नहीं है, वो जो कुछ हुआ अंधेरे की वजह से हुआ है, अब आगे नहीं होगा ऐसा कुछ। शारदा देवी, ये ऐसे नहीं मानेगा, शिखा ही सुधारेगी इसे और वो थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है। यस, क्या उसे क्यों बताया आपने इन सब के बारे में? नीतू, वो तो आपको ऐसी हरकत करने से पहले सोचना था ना भैया, अंधेरे में तीर मारने के लिए चल देते हो आप। सोनिया, ऐसा क्या हुआ था जो आप दोनों का इतना बुरा हाल हो गया? यस कुछ सोचते हुए, कुछ नहीं, वो पुरानी दुश्मनी नहीं, एक मुजरिम की तलाश में था तो उनके काफिले ने हमला कर दिया और हमने जवाबी फायरिंग की तो वो लोग भाग गए। दिलावर सिंह, हमें तो वहां के इंस्पेक्टर ने कुछ और ही बताया। यस उठकर बैठते हुए, आप उसकी बात मानेंगे या मेरी? दिलावर सिंह ने इसको ध्यान से देखने तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पापा, जैसा आप सोच रहे हैं वहां वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। दिलावर सिंह, अभी तक मैंने वैसा कुछ सोचा ही नहीं है। अक्षय का बेटा अमन इसके हाथ को छूकर बोला, चाचू, अब अचार बनाओगे तो मिर्ची तो हाथों में लगे ही ना। आपको पता है शादी होने वाली है, फिर भी पंगे ले रहे हो बड़े बड़े। यस हैरानी से उसे देखते हुए, अरे ये गोली साइज का बच्चा भी अब मुझे ज्ञान दे रहा है। सीमा, ऐसे वो ठीक ही कह रहा है देवर जी, शादी होने वाली है, अगर चेहरे पे चोट के निशान पड़ गए तो लड़कियों की तरह मेकअप करना पड़ेगा आपको। सीमा की बात सुनकर सभी हंसने लगे और यश ने मुंह बना लिया। उसी समय दूसरे रूम में जहाँ राजन भर्ती था, काव्या वहां मौजूद थी। राजन को होश आया तो उसके सामने काव्या खड़ी थी। काव्या, अब कैसी है आपकी तबीयत? राजन उठकर बैठते हुए, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो गोली लगी थी तो उस वजह से बेहोश हो गया था। काव्या, इस वजह से ही आप 16 घंटे बेहोश थे। राजन, गोली लगने का एक फायदा हो गया। काव्या, क्या? राजन, तुम यहाँ मेरा हालचाल पूछने के लिए जो आ गई हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास राजन के हाथ में दिया तो राजन ने जानबूझकर हाथ का दर्द का बहाना बनाया तो काव्या ने खुद ही जूस का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। राजन जूस धीरे धीरे पी रहा था और काव्या को देख रहा था, इसलिए काव्या ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जूस खत्म होने के बाद काव्या ने गिलास रखा और रुमाल से राजन के होठों को साफ किया और उठकर वहां से चल दी। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनकर वो वापस आकर बाथरूम में छिप गई। अंदर कमरे में यश के साथ महावीर सिंह और बाकी घर वाले थे। यश, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? राजन, राजन, ठीक हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? यस, मैं ठीक हूँ। काव्या ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा और चुपके से बैठते हुए बाथरूम से बाहर आई और घर वालों के साथ खड़ी हो गई। महावीर सिंह, बेटा, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे घर पर ही रुक जाओ। और अब तो पृथ्वी की शादी की तैयारियां भी करनी है तो माहौल भी काफी खुशनुमा होने वाला है हवेली में तो। राजन, लेकिन? महावीर सिंह, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम पृथ्वी के दोस्त हो, इसलिए तुम भी ठाकुर खानदान के परिवार का हिस्सा हो अब से। राजन काव्या की तरफ देखते हुए खुद से, हूं नहीं तो हो जाऊंगा जल्दी। यस, क्या सोचने लगे अब तुम? राजन, ठीक है, जैसा आप कहें। सभी वहां से चले गए और यस वहीं पर रुक गया। यस, तुम्हें कुछ मिला था वहां पर? राजन, मुझे वहां एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी जो काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस आवाज को मैं पहले से ही जानता हूँ। यस ने बीते रात की रिकॉर्ड की हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग राजन को सुनाई। यस, इस आवाज को तुम पहचानते हो? राजन, नहीं सर, लेकिन ये कौन है जो आपके बारे में इतना कुछ कह रहा है?
यस, यही तो जानना है अब कि ये कौन है। तभी दरवाजा खुला और दोनों ने घूम कर देखा तो दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। सामने शिखा खड़ी थी जिसने सफेद सूट सलवार पहन रखा था और गुस्से भरी नजरों से यश को देख रही थी। यश ने उसे देखकर अपना सिर पकड़ लिया। शिखा यश के पास आई और उसके मुंह को दबाकर बोली, खुद को बहुत बड़े तीसमार खान समझते हो? यश, मुंह छोड़ो तभी तो बताऊंगा। शिखा, क्या करने गए थे ऐसी जगह पर जहां पर जान का खतरा हो? यश, जान का खतरा बिल्कुल नहीं था, चाहे तो तुम राजन से पूछ सकती हो। यश ने राजन को चूटी काटी जिसे शिखा ने देख लिया। शिखा, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, समझे? तुम सबसे झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं। यस, वो हम एक केस के सिलसिले में गए थे वहां पर किसी ने उन लोगों को हमारे वहां पर पहुंचने की खबर कर दी थी। शिखा, किसकी तलाश में गए थे तुम दोनों वहां पर? यस, ऐसे ही पुराने पापी थे दोनों। शिखा, राजन से, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? राजन, ठीक हूँ मैम। शिखा, ठीक है, आराम करो, मैं अभी आती हूँ। शिखा ने जाते वक्त यश को इशारा किया तो यश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर बाद यश और शिखा दोनों ही हॉस्पिटल के गार्डन में एक बेंच पर बैठे हुए थे। यश, तुम यहाँ अचानक कैसे? शिखा, तुम्हें सुधारने के लिए आई हूँ, बहुत उछल गए हो आजकल। यस, क्या करूं यार, काम ही कुछ ऐसा था जिस वजह से मैं इस मुसीबत में फंस गया। शिखा यश के कंधे पर सिर रखते हुए, तुम्हारे पास तो हमेशा ऐसे ही काम रहते हैं। मुझे पहले डर नहीं लगता था लेकिन अब मुझे डर लगता है तुम्हारे इन कामों को देखकर। यश शिखा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए, कभी कभी सोचता हूँ यार कि इन सब से दूर जाकर कहीं पहाड़ियों में बस जाऊं जहां पर बस शांति ही शांति हो और कोई ना हो सिवाय मेरे और तुम्हारे। शिखा, मैं भी यही सोचती हूँ यार, आखिर कब तक हम बंदूक लेकर मुजरिमों के पीछे भागते रहेंगे? यस, तो क्या सोचा है तुमने? शिखा, सोच रही हूँ कुछ। यस, क्या? शिखा, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या सोचा है? यस, आगे जब हम 2 से 3 और 3 से 6 होंगे तो उनकी देखभाल के लिए घर पर रहना होगा ना हमें। शिखा हैरानी से यश को देखते हुए, 2 से 3 और 3 से 6 मतलब क्या है तुम्हारा? यश मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं। शिखा, ज्यादा आगे की मत सोचिए ठाकुर साहब, पहले बारात तो लेकर आओ उसके बाद सोचना आगे की। यस, कहो तो कल ही लेकर आ जाऊं बारात तुम्हारे घर? शिखा, नहीं, मुझे जल्दी नहीं है शादी की। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, इसलिए सारे रस्मों के साथ लेने आओगे तब आऊंगी, नहीं तो दूर से ही राम राम। यस, अच्छा तो ये बात है। शिखा, जी हाँ ये बात है। यस, ठीक है, जैसा आप कहें रानी साहिबा। शिखा, चलो अब मैं जाती हूँ, बहुत सारा काम छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। यस, जाना जरूरी है? शिखा, जा रही हूँ वापस आने के लिए। यस, मम्मी पापा और बाकी सबसे तो मिलकर आओ। शिखा, मैं उनसे पहले ही मिलकर आई हूँ। शिखा उठकर चल दी और अपने कार के पास पहुंची। शिखा वापस आकर यश के गले लग गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शिखा, पता है जब मुझे पता चला कि तुम जख्मी हो और बेहोश हो, ये खबर सुनकर मेरी सांस अटक गई थी सीने में ही, इसलिए बिना किसी को बताए फौरन यहाँ आ गई मैं तुम्हारे पास। यस, सॉरी जान, अब ऐसा कभी नहीं होगा। शादी बात मैं और तुम और कोई नहीं सिवाय हमारे परिवार के। शिखा, वादा? यस, वादा। शिखा के जाने के बाद यश वहीं खड़े उसकी कार को जाता देखता रहा और वापस हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल के छत से सीमा, काव्या, सोनिया उन दोनों को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। शाम को सभी हवेली पर साथ में बैठे खाना खा रहे थे जिसमें राजन भी शामिल था। सुलोचना जी, राजन की थाली में घी डालते हुए, ठीक से खाओ बेटा, तुम्हें तो वैसे भी गोली लगी हुई है। नीतू, मम्मा, गोली निकल चुकी है अब, ठीक है वो। सुलोचना जी, ज्यादा मत बोल, गोली लगती है तो खून भी तो निकलता है ना। काव्या, चाची वो पुलिस में है, पहले भी ऐसे कारनामे कर चुके होंगे कई बार। महावीर सिंह, ये कारनामा नहीं होता है बेटा, इसे जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करना कहते हैं। काव्या, जी पापा। शशांक, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है राजन जी? राजन, लखनऊ में ही हुआ है, उससे पहले दिल्ली में था। शशांक, तो आईपीएस कैसे ज्वाइन किया आपने और शुरुआत कैसे हुई इस सफर की? राजन, ये एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा। नीतू, लंबी कहानी सुनने का शौक है हमें, आप बताइए। यस, छुटकी, ये बता तेरा एग्जाम कब से है? नीतू, छुटकी, यस, और नहीं तो घर में सबसे छोटी तो तू ही है। नीतू, मेरे से छोटे 2 हाफ टिकट वहां बैठे हुए हैं। नीतू ने सामने चेयर पर बैठे शशांक और अच्छे के बच्चों की तरफ इशारा किया जिन्होंने खाते हुए तिरछी नजरों से सबको देखा और फिर खाने लगे। खाना खाने के बाद यश राजन के साथ अपने रूम में चला गया और दिलावर सिंह, शशांक और महावीर सिंह के साथ शादी की तैयारियों की जानकारी लेने चले गए। रात ज्यादा हो गई तो राजन दूसरे कमरे में सोने चला गया।
उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो छत पर चला गया, जहाँ पर काव्या फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। काव्या, अरे नहीं यार, वो इंस्पेक्टर नहीं एसपी है। हाँ, हैंडसम भी है। राजन उसकी बातों को सुनने लगा। प्यार? अभी ऐसा कुछ नहीं है, आगे का नहीं पता। हाँ, पर अच्छा लगता है मुझे वो। राजन काव्या की बात सुनकर मुस्कुराने लगा और उसके दिल में भी लड्डू फूटने लगे। राजन नीचे आ गया और अपने कमरे में लेटकर काव्या के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते सो गया। फरीदाबाद। आलोक जी विराज जी के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अब शादी फिर 10 दिन ही रह गई थी, जिस वजह से आलोक जी पूरी जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने शिखा की शादी करने के लिए वहां का सबसे बड़ा होटल 1 महीने पहले से ही बुक कर लिया था। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। 2 दिन बाद शिखा भी लखनऊ से आने वाली थी। छुट्टी लेकर उसके आने के बाद तो वो शॉपिंग में व्यस्त हो जाती, इसलिए उन्होंने पहले से ही बाकी सभी काम खत्म कर लिए थे। निम्मी टीवी के आगे बैठी हुई उसके चैनल बदल रही थी, तभी न्यूज़ के चैनल पर रुक गई, जिसमें कुख्यात अपराधी शेरा के बारे में बता रहे थे, किस तरह शिखा ने उसे पकड़ा, और लखनऊ के डीजीपी शिखा के प्रमोशन के बारे में विचार कर रहे थे। ये खबर सुनते ही निम्मी खुशी से अंजना जी और सुषमा जी के पास दौड़ती हुई गई और अंजना जी को गले लगाते हुए बोली, मम्मी, दीदी के प्रमोशन होने वाला है और अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा है। दीदी अब डीआईजी से सीधा कमिश्नर। वाह, क्या बात है। इधर दीदी की शादी, उधर दीदी का प्रमोशन, क्या बात है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सुषमा जी अंजना जी से, अब शिखा शादी बाद उज्जैन जाएगी या नौकरी करेगी? विराज जी, ये तो उसके ससुराल वाले ही जाने, पर जहाँ तक मेरा मानना है उनके तरफ से ना ही होगी। आलोक जी, मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ, वो नौकरी करे तब भी और ना करे तब भी। अंजना जी, ये तो शिखा ही जाने, मुझे लगता है कि वो नहीं मानने वाली है। उसे इस नौकरी से बहुत ही प्यार है और घर पर रहकर वो करेगी ही क्या। सुषमा जी, अरे आप भी क्या कह रही हैं भाभी, शादी बाद हम लोग घर पर रहकर क्या करती थी। विराज जी, अभी इन सब बातों में बहुत समय है, शादी तो हो जाने दो पहले। आलोक जी, ये भी सही कहा आपने विराज। लखनऊ डीजीपी ऑफिस। शिखा लखनऊ के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कमलकांत सिन्हा के ऑफिस में पहुंची, जहां वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। शिखा, मैं आई कम इन सर? कमलकांत सिन्हा, आओ शिखा, कैसी हो? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शिखा, जय हिंद सर। कमलकांत सिन्हा, जय हिंद। शिखा, पर आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कमलकांत सिन्हा, तुमने कोई छोटा मोटा काम तो किया नहीं है, तुमने कुख्यात अपराधी शेरा को गिरफ्तार किया है। शिखा, वो तो मेरी ड्यूटी थी। कमलकांत सिन्हा, ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, तुम अब डीआईजी से आईजी बन गई हो। शिखा, सॉरी सर, मैं ये नहीं ले सकती। कमलकांत सिन्हा, क्या कहना क्या कहना चाहती हो तुम? शिखा ने अपनी जेब से अपना इस्तीफा निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। कमलकांत सिन्हा, ये क्या है? शिखा, मेरा इस्तीफा, अब मैं पुलिस की नौकरी नहीं कर सकती। कमलकांत सिन्हा हैरानी से, क्यों, क्या हुआ? शिखा, उनकी टेबल पर अपनी शादी का कार्ड रखते हुए, मेरी शादी है सर, आपको इनवाइट करने और अपना इस्तीफा देने आई हूँ। कमलकांत सिन्हा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है, पर तुम नौकरी छोड़ रही हो, इस बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर्स की जरूरत है। शिखा, शिखा, मैं जानती हूँ सर, पर मैं मजबूर हूँ। कमलकांत सिन्हा, मैं तुम्हारा यह इस्तीफा मंजूर तो कर रहा हूँ, पर मैं तुम पर नौकरी न छोड़ने का दबाव तो नहीं डाल सकता, लेकिन भविष्य में तुम्हारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैं ज्वाइनिंग लेटर टाइप करने में वक्त नहीं लगाऊंगा। शिखा, थैंक यू सर। कमलकांत सिन्हा, शादी मुबारक हो, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारी शादी में। शिखा, जय हिंद सर। शिखा वहीं से अपने घर आई और अपना सारा सामान पैक किया। उसके बाद सिटी हॉस्पिटल गई, जहां वीर और वंदना उसका इंतजार कर रहे थे। शिखा अंदर गई तो देखा वीर और वंदना दोनों का ही मुंह लटका हुआ था। शिखा अंदर आते हुए, क्या हुआ, तुम दोनों के चेहरे पर यूं 12 क्यों बज रहे हैं? वंदना, आपने इस्तीफा दे दिया है। शिखा, तुम दोनों को कैसे मालूम? वंदना, अभी वीर ने देखा अपने मोबाइल पर। शिखा, हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। वीर, पर मैम, आप शादी बाद भी तो कर सकती हैं ना अपनी ड्यूटी। शिखा, नहीं वीर, जहाँ तक मेरा मानना है, अब मैं डरने लगी हूँ मुसीबतों से। हर वक्त एक डर मेरे साथ रहता है और ये मेरी अब कमजोरी बनता जा रहा है। वरना आप चली जाएंगी तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। शिखा, इस दुनिया में हम सब अकेले हैं, मैं अकेली ही तो थी, देखो अब कितने लोग मेरे साथ हैं, और ऐसे भी मैं आती रहूंगी तुम लोगों से मिलने के लिए। और ये लो मेरी शादी का कार्ड।
तुम दोनों को जरूर आना है शादी में। वंदना काट लेते हुए, हम दोनों जरूर आएंगे आपकी शादी में। शिखा, अब मैं चलती हूँ, 2 बजे की मेरी फ्लाइट है, अपना ख्याल रखना तुम दोनों। वीर, जी मैम। शिखा, बाय। शिखा चली गई। वीर और वंदना शिखा को उदास नजरों से देखते रहे। उज्जैन। सभी शादी के कपड़े लेने के लिए मॉल गए हुए थे। उनमें वो लोग राजन को भी अपने साथ लेकर गए हुए थे। सभी कपड़े खरीदने के लिए अलग अलग शॉप में चले गए थे। काव्या ने एक ड्रेस सिलेक्ट किया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी कि उसे राजन दिखाई दिया, जो अपने लिए शेरवानी पसंद कर रहा था। काव्या उसके पास आई। काव्या, तो आप अपने लिए शेरवानी पसंद कर रहे हैं? राजन, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अपने लिए ही करूँगा ना, किसी और के लिए तो करूँगा नहीं। काव्या, हाँ वो तो है, पर ये आप पर्पल कलर क्यों पसंद कर रहे हैं? आप पर ब्लू कलर सूट करेगा। राजन, मैं अपने पसंद की ड्रेस पहनना पसंद करता हूँ। काव्या वहां से जाते हुए, कभी कभी दूसरों की पसंद को भी ट्राई करके देख लेना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। राजन ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं इंस्पेक्टर नहीं, एसपी हूँ। काव्या, आप एसपी हो या इंस्पेक्टर, मेरे सामने तो कभी आपकी चलने वाली नहीं है मिस्टर राजन अग्निहोत्री। राजन ने हंसते हुए काव्या का हाथ छोड़ दिया और जब काव्या जाने लगी तो वो बोला, तुम पर ये लॉन्ग स्कर्ट नहीं, लहंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। काव्या मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और राजन मुस्कुराते हुए ब्लू कलर की शेरवानी ढूंढने लगा। वो दोनों बात कर रहे थे तो दूर से एक शॉप पर सीमा ने गुजरते हुए देखा कि काव्या मुस्कुरा कर किसी से बात करते हुए जा रही थी। उसे राजन का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो इतना जान चुकी थी कि वो राजन ही है, क्योंकि उसने ब्राउन शर्ट पहन रखी थी, जिसे सीमा ने आने से पहले राजन को पहनकर नाश्ता करते हुए देखा था। काव्या जब चेंजिंग रूम से बाहर निकल कर आई तो उसके सामने सीमा खड़ी थी। काव्या, देखो भाभी, ये लहंगा कैसा लग रहा है मुझ पर? सीमा, अच्छा लग रहा है, पर तुमने ये किसके कहने पर पहनी है? इससे पहले तो तुम एक ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट लेकर जा रही थी, पर वहां खड़ी होकर तुमने किसी से बात की और फिर तुम ये लहंगा लेकर अंदर चली गई। काव्या हकलाते हुए, कोई तो नहीं, मैं किसी से नहीं बात कर रही थी। सीमा, अच्छा, तो फिर तुम्हारे माथे पर यह पसीना और जुबान क्यों लड़खड़ा रहा है? काव्या, कोई नहीं था भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सीमा, वो लड़का राजन ही था ना? सीमा की बात सुनकर काव्या के होश उड़ गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके दिल में जो राजन के लिए प्यार था, अब वो एक डर में बदल गया था। वो अपनी मम्मा शारदा देवी को जानती थी कि वो कितनी खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि वो राजन को मन ही मन पसंद करने लगी है, तो वो उसके और राजन के साथ क्या करेगी वो खुद भी नहीं जानती थी। सीमा, चुप क्यों हो गई? बताओ, राजन ही था ना वो लड़का? काव्या के मुंह से आवाज निकलना बंद हो चुका था। वो सोच ही रही थी अपनी माँ और पिताजी के कहर से खुद को बचाए या राजन को। सीमा, लगता है अब तुम नहीं बोलने वाली, मम्मी जी को बुलाना ही पड़ेगा। सीमा ने अपने पर्स से अपना फोन निकाला। तभी वहां यश आ गया, जिसने ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी थी। यस, अरे काव्या, तू तो बहुत ही कमाल लग रही है इस लहंगे में। देखा अपने भाई की पसंद कितनी लाजवाब है। सीमा यश को उस शर्ट में देखकर, ये लहंगा तुमने दिया इसे? पर इसने तो। सीमा आगे कुछ बोलती, तभी वहां से राजन फोन पर बात करते हुए गुजरा, जिसने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, जिस शर्ट को उसने थोड़ी देर पहले यश को नाश्ते पर पहने हुए देखा था। सीमा, ओ तो ये बात है। यस, क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? आप ये लहंगा मैंने ही दिया है इसे। जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे ये लहंगा पसंद आ गया। अब लड़का होने की वजह से मैं इसे नहीं पहन सकता था, इसलिए काव्या को ही दे दिया मैंने। काव्या ने जानबूझकर इसकी बात सुनकर हंस दी और सीमा सोचने लगी, ये मेरी नजरों का धोखा है या ये दोनों कुछ खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। वहां पर सोनिया आई और ये इसके पास खड़ी होकर बोली, क्या हुआ देवर जी, आप ही पहन लेते, ऐसे भी आप इस लहंगे में भी कितने क्यूट लगते। काव्या वहां से चली गई और यश अपनी मम्मा के पास चला गया। उसके जाने के बाद सीमा सोनिया से बोली, ये बताओ कि सुबह राजन ने व्हाइट शर्ट पहनी थी या पृथ्वी ने? सोनिया यश और राजन को देखते हुए, मेरे ख्याल से राजन ने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और पृथ्वी ने ब्राउन। सीमा, अरे मैं अभी की नहीं, मैं सुबह की पूछ रही हूँ, सुबह क्या पहना था दोनों ने? सोनिया, कपड़े ही पहने थे दोनों ने। सीमा, वो तो मुझे भी पता है कपड़े पहने हुए थे दोनों ने, पर कपड़ों का कलर क्या था? सोनिया, खुद ही देख लो ना कलर। सीमा चिल्लाते हुए, अरे मैं सुबह की पूछ रही हूँ। सोनिया, जो अभी पहना है सुबह भी वही पहना होगा ना। सीमा को नीतू दिखाई दी तो उसने आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाया। नीतू वहां पर आते हुए, हाँ भाभी बताइए, क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? सीमा, अच्छा ये बता, सुबह तेरे भाई पृथ्वी ने
कौन से कपड़े पहने हुए थे? नीतू, लोअर और टी शर्ट। सीमा, लोअर और टी शर्ट? नीतू, यही पहनकर ही तो वो एक्सरसाइज करते हैं ना। सीमा, मैं नाश्ते के समय पूछ रही हूँ, उसने क्या पहना हुआ था? नीतू, पृथ्वी भैया ने तो आज नाश्ता किया ही नहीं, वो तो बनाना शेक पीते हैं ना। सीमा आंखें बड़ी करती हुई, ये तो मुझे भी पता है, वो नाश्ते में बनाना शेक पीते हैं, पर नाश्ते की टेबल पर ही बैठकर पीते हैं ना। नीतू, नहीं तो कल तो मैं उनके रूम में देकर आई थी। सीमा गुस्से से, ये बता कि जो शर्ट पृथ्वी ने अभी पहना वो सुबह व्हाइट थी ना। नीतू यश को देखते हुए, व्हाइट ब्राउन कैसे हो सकता है? भाभी आप भी पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। सोनिया, ये आप क्या फालतू की बात लेकर बैठ गई हैं आप? दीदी चलिए ना, अभी अमन के लिए भी कपड़े लेने हैं मुझे। सीमा, देखो ये बात बहुत जरूरी है, इज्जत का सवाल है हमारे घर की। शारदा देवी और सुलोचना जी आ गई, वहां से गुजर रही थी, तभी उन तीनों को वहां पर खड़ी देखकर उनके पास आई। शारदा देवी, क्या हो रहा है महारानियों? यहाँ पर भी खड़ी होकर किसी सीरियल की बात हो ही रही होगी, है ना? ये सब बातें घर जाकर भी तो हो सकती है ना। नीतू, बड़ी माँ, सीमा भाभी ये पूछ रही थी कि सुबह पृथ्वी भैया ने क्या पहना था। सीमा ने गुस्से से सोनिया की तरफ देखा और सादा देवी की तरफ देखने लगी। सादा देवी, सारा दिन फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करना है, दिखाई नहीं दे रहा है उसने क्या पहन रखा है? वो लड़का है, तुम तीनों की तरह नहीं कि सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, फिर शाम को और सोते समय कुछ और पहने। सीमा, नहीं वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी इनसे, वो शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही है, मैं चीनू के पापा के लिए भी वैसी ही शर्ट खरीदने वाली थी। सोनिया, तो ऐसे बोलना था ना आपको, उस लाइन में कितने ही ऐसे कलर की शर्ट है, मुझे बताती, मैं लेकर चलती आपको। बेवजह आप राजन और पृथ्वी की बात लेकर उलझी हुई हैं। सुलोचना जी, राजन और पृथ्वी? नीतू, वही तो मम्मा। सीमा नीतू को चुप कराते हुए, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, राजन की शर्ट भी काफी अच्छी है ना, इसलिए बोली। सोनिया, तो आप पहले बताती ना, वैसी शर्ट भी वहां पर है। शारदा देवी, चुप हो जाओ तुम दोनों, अब शशांक अपने लिए कपड़े खुद ही पसंद कर लेगा, वो बच्चा नहीं। अब चलो यहाँ से, साड़ियाँ खरीदनी है हमें शादी के लिए, काम तो कुछ तुम दोनों से होता नहीं है, बस फालतू की बातें करवा लो हर वक्त। सीमा और सोनिया दोनों ही मुंह लटकाकर शारदा देवी के साथ चल दी और नीतू चुपके से वहां से खिसक गई। शाम तक सभी शादी के लिए शॉपिंग करते रहे और खाना भी बाहर से ही खाकर घर पर आए। जितना भी समय बाहर थे, राजन और काव्या पर सीमा नजर बनाए हुए रखी थी, पर इस बार दोनों ही समझ चुके थे कि सीमा को उन दोनों के बारे में पता चल चुका है, इसलिए दोनों एक दूसरे से नजर मिलाने के बाद भी ऐसा दिखा रहे थे कि एक दूसरे से वो बिल्कुल जानते ही ना हो। सभी घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद जब काव्या किचन में पानी पीने आई थी तो यश उसके पास आया। यश, हाँ तो काव्या ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे और राजन के बीच में? काव्या हैरानी से, कुछ तो नहीं। यश, चेहरे को देखकर चेहरे को पढ़ना आता है मुझे, तुम्हारे इस मासूम से चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। काव्या, वो भैया मैं। यस, हाँ मैं। काव्या, वो ऐसे ही एक दो बार बात हुई है उनसे। यस, फिर झूठ? काव्या ने सिर नीचे कर रखा था और कुछ नहीं बोल रही थी, वो डरी हुई थी कि कहीं यस ये बात उसकी मम्मा को ना बता दे। यस, कोई बात नहीं, अब नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, पर मैं तुम्हें बता दूं कि राजन एक अच्छा लड़का है और दिल का सच्चा भी, और तुम दोनों साथ में अच्छे भी लगते हो। इतना सुनते ही काव्या ने सिर ऊपर कर लिया और मुस्कुराते हुए यश को देखने लगी। काव्या, थैंक्स भैया। यस, सब कुछ ठीक है, पर तुम ये भी जानती हो कि बड़ी माँ कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देंगी। काव्या ने उदासी से सिर नीचे कर लिया और बोली, भैया वो सब तो बिल्कुल ठीक है, क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? यस, अभी बहुत समय है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इस काबिल बनो कि बड़ी माँ से खुद बात कर लो। काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया, ये जानते हुए कि उसकी माँ कभी भी उसकी बात नहीं सुनेगी। यश वहां से अपने रूम में आ गया और उसने शिखा को कॉल किया। वो उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर थी। यस, हेलो, कहाँ हो तुम जान? फोन भी नहीं कर रही हो। शिखा, कल सुबह ही तो मिली थी तुमसे, भूल गए? यस, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है? शिखा, तो बताइए जनाब, आप क्या सुन रहे हैं इस वक्त? यस, यही कि तुमने प्रमोशन लेटर ना लेकर इस्तीफा देना ज्यादा जरूरी समझा। शिखा, हाँ सही सुना तुमने, मैंने इस्तीफा दे दिया। यस। शिखा, बस ऐसे ही, अब मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। यस, तो अब क्या करेंगी आप? शिखा, गृह मंत्री बनूंगी अपने घर की। यस, गृह मंत्री बनकर किसे हुक्म दोगी? शिखा, अपने रुद्र और रूही के पापा को। यस, ओहो क्या बात है, शादी से पहले ही बच्चों के नाम सोच लिया तुमने? शिखा, और मेरे बच्चे क्या बनेंगे ये भी सोच लिया मैंने। यस,
अच्छा, फिर ये भी बता दो क्या बनेंगे? शिखा, बेटी बनेगी बॉक्सर और बेटा बनेगा उसके बारे में नहीं सोचा है अभी। यस, कोई बात नहीं। अपने सभी बच्चे क्रिकेटर बनेंगे, हमारी खुद की एक आईपीएल टीम होगी। शिखा हैरानी से, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्रिकेट टीम? दोबारा बोला ना तो। यस, तो क्या? शिखा, वो बाद में बताऊंगी, अब मुझे घर जाना है। रखो फोन, रात को मिलती हूँ सोने के समय। यस, ओके। शिखा एयरपोर्ट से बाहर निकली। उसने अपने लिए टैक्सी पहले से ही बुक कर रखी थी तो वो उसमें बैठ गई। 1 घंटे बाद वो फरीदाबाद अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। आलोक जी ने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजवाया था। शिखा के पहुंचते ही घर पर आए मेहमानों के बच्चों ने उसे घेर लिया और चिल्लाने लगे कि दीदी आ गई, दीदी आ गई। शिखा ने खुश होते हुए एक प्यारी सी बच्ची को गोद में उठाया और उसके गालों को चूम लिया। जब शिखा अंदर पहुंची तो अंजना जी उसके पास आई। शिखा ने उनके पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। अंजना जी ने उसके माथे को चूमा और एक तरफ बैठाकर उसकी नजर उतारने लगी। निम्मी वहां आते हुए, ये सब क्या कर रही हो आप मम्मा? अंजना जी, होने वाली दुल्हन की नजर उतार रही हूँ अभी। देखा मैंने, खिड़की से बाहर कितनी सारी औरतें इसे घूर घूर कर देख रही थी। रश्मि, मामी आपने मेरे शादी पर तो मेरी नजर नहीं उतारी थी। सुषमा जी, क्योंकि जब तेरी शादी हुई थी तो तू 10 दिन पहले से ही घर पर थी और ये तो 5 दिन रह के गए हैं, शादी के तब घर पर आई है। काजल, हाँ मामी जी, अच्छे से उतारिए हमारी प्यारी सी ननद की आरती, क्योंकि कल से तो सारी रस्में शुरू हो जाएंगी तो और लोगों की नजर लगेगी इसे। आलोक जी और विराज जी के साथ वहां पर आए शिखा ने उठकर दोनों के पैरों को छुए तो आलोक जी ने शिखा को गले लगा लिया। आलोक जी, तो मेरी बेटी ने अब हमेशा के लिए अपने कार्य से अवकाश ले लिया। शिखा, मुझे यही ठीक लगा पापा। क्या आपको मेरे फैसले से एतराज है? आलोक जी, तुमने बहुत बढ़िया फैसला लिया है बेटा। निन्नी, चलो अब दीदी आराम से घर पर तो रह लेंगी ना, नहीं तो हर आधे घंटे में इनके फोन आते रहते। अंजना जी, बेटा तुम जल्दी से हाथ पैर धोकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ सबके लिए। शिखा अपने रूम में चली गई और रूम में पहुंचकर फ्रेश होकर नीचे खाने की टेबल पर आई जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। काजल, आज रात कोई नहीं सोएगा, जिसे सोना होगा वो ऊपर छत पर बिस्तर लगाकर वहां पर सो सकता है। निम्मी, हाँ भाभी, आज रात तो हम पूरी रात पार्टी करेंगे, वो भी जोरों शोरों से। अंजना जी, पूरी रात जागेगी और कल 12 बजे तक सोएगी। निम्मी, तो क्या हुआ मम्मा, अब शादी बार बार थोड़ी ही ना होती है, इसलिए थोड़ी मस्ती जरूरी है। रश्मि, ये भी सही कह रही है मामी जी। सुषमा जी, तुझे ज्यादा देर तक ऐसे ही भी जागने की जरूरत नहीं है और तू बिल्कुल भी डांस नहीं करेगी। रश्मि, और ऐसे कैसे नहीं करेगी? मेरी बहन का संगीत है और मैं ही ना नाचूं, ऐसे कैसे हो सकता है? सुषमा जी, ऐसा ही होगा, तू बिल्कुल भी नहीं नाचेगी, जरा अपनी हालत तो देख। रश्मि मुंह बनाते हुए, ठीक है। खाना खाने के बाद घर के सभी जेंट्स एक तरफ कुर्सी डालकर बैठ गए और सभी घर की ओर पड़ोस की औरतें संगीत के लिए इकट्ठी हो गई। शिखा ने पीले रंग का चूड़ीदार सूट सलवार पहन रखा था। शिखा अपनी मम्मा और बुआ के साथ बैठी हुई थी और सभी औरतें झुंड बनाकर ढोल बजाती हुई गाना गा रही थी। सभी जब शांत हो गई तो निम्मी ने माइक हाथ में लिया और गाना शुरू किया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। निम्मी नाचती हुई शिखा के पास आ गई और काजल भी उठकर उसके साथ नाचने लगी। उसके बाद सभी औरतें भी काजल और निम्मी का ताली बजाकर चिल्ला चिल्ला कर गा रही थी। शिखा भी खुशी से ताली बजाकर अपनी बहन और भाभी को नाचता हुआ देख रही थी और रश्मि मुंह लटका कर बैठी हुई थी क्योंकि उसे नाचने को नहीं मिल रहा था। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट जो थी। निमी ने माइक ऋतिक के हाथों में दे दिया। ऋतिक ने हाथों में माइक लिया। तारों का चमकता गहना हो, सितारों से चमकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। ऋतिक के बाद निमी ने शिखा के हाथ में माइक दे दिया। शिखा ने शर्माते हुए माइक हाथ में लिया और अंजना जी के पल्लू में खुद को छिपा लिया। माई न माई मुंडेरी पितेरी बोल रहा है कागा, माई न माई मुंडेरी पितेरी बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी सन लागा। शिखा खड़ी होती हुई चांद की तरह चमक रही थी। उस जोगी की काया मेरे द्वारे आकर उसने प्यार का अलप जगाया। शिखा काजल के कंधे पर हाथ रखकर अपने तन पे भस्म लगा के रात भर वो जागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी सन लागा।
शिखा अंजना जी के पास बैठकर उनके हाथों को पकड़ते हुए, मन्नत मांगी थी तूने एक रोज में जाऊं बिहाई, उस जोगी संग कर दे तू कर दे अब कुड़वाई, इन हाथों में लगा दे मेहंदी। शिखा अंजना जी को अपने हाथ दिखाते हुए, इन हाथों में लगा दे मेहंदी बांध सगुन का धागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। अंजना जी ने मुस्कुराती हुई शिखा के कान पकड़ लिए और उसे गले लगा लिया। उसके बाद काफी देर तक सभी डीजे बजाकर नाचते रहे। रात ज्यादा हो गई तो सभी सोने चले गए। अगली सुबह अंजना जी और सुषमा जी सबसे पहले उठी और घर में पूजा की तैयारियों को देखने लगी। शाम को शिखा को हल्दी लगने वाली थी और वो हल्दी काजल को पीसना था, इसलिए सुषमा जी ने काजल को भी जल्दी ही उठा दिया था और घर के कामों में सुबह से ही लगा रखा था। 10 बजे तक अभय भी अपनी बहन राखी के साथ आ गया था। आते ही उसने घर में सभी बड़े लोगों के पैर को छुआ और हॉल में बैठ गया। आलोक जी, बेटा आपके मम्मी पापा नहीं आए? अभय, वो लोग कल आएंगे मामा जी, और पापा को पार्टी के काम से बाहर जाना था इसलिए नहीं आ सके। निम्मी आंख मलते हुए वहां आई और अभय को देखकर बोली, हाय जीजू, और राखी तुम कैसी हो? अरे जीजू, आप राखी को कल क्यों नहीं लेकर आए? कितना मजा आया कल रात। राखी, मैं तो कल से ही कह रही थी आने के लिए, पर भैया को अपने काम से फुर्सत मिले तब तो ना। आलोक जी का फोन आया तो वो उठकर चले गए। उनके जाने के बाद निम्मी आराम से बोली, निम्मी, क्या जीजू आप भी? दीदी आपको कितना याद कर रही थी, रात को कह रही थी तेरे जीजू होते तो देखती कैसा डांस करते हो। अबे क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें लगता है तुम्हारी वो बहन ऐसा सोच भी सकती है? मुझसे दूर रहकर तो खुश होती है, उसे लगता है मैं उसे खा जाऊंगा। निम्मी, जीजू थोड़ा आराम से, कोई सुन लेगा। अभय, अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, इतने दिन हो गए हैं तुम्हारी बहन ने एक बार भी फोन करके मेरा हाल चाल नहीं पूछा। अब यही बात मैं कह दूंगा तो वो बैगन की तरह मुंह बना लेंगी। निम्मी हंसते हुए, बनाना क्या है, बन गया। अभय, क्या बन गया? निम्मी, बैंगन जैसा मुंह। अभय, किसका? निम्मी, नजरें घुमाकर देखिए तो सही सही पता चल जाएगा। अभय ने सिर घुमाया तो उसके ठीक बगल में रश्मि ट्रे लेकर खड़ी थी और आंखें बड़ी करके अभय को देख रही थी। अभय रश्मि को देखकर खड़ा हो गया और हकलाते हुए बोला, तुम कब आई? मैं तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। और ये क्या है तुम्हारे हाथों में कचौड़ियां? वाह क्या बात है, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा, आते ही मेरे लिए कचौड़ी ले आई। निम्मी और राखी अभय की हालत देखकर मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। रश्मि, हाँ ये कचौड़ियां मैंने आपके लिए ही लाई है, सिर्फ आपके लिए, और अगर किसी और को भी गलती से ये दिया तो याद रखना क्या होगा फिर। अभय, इतनी सारी कचौड़ियां मैं अकेले कैसे खाऊंगा? रश्मि, मुझे नहीं पता पर खाना है। रश्मि वहां से चली गई और अभय निम्मी और राखी को आंख बड़ी करके देखने लगा। अभय, बता नहीं सकती थी तुम दोनों कि वो बगल में ही खड़ी है? फिर से रश्मि की आवाज आई, अभी भी मैं यहीं खड़ी हूँ और मैंने आने से पहले सब खत्म हो जाने चाहिए। अभय बैठकर कचौड़ियां खाने लगा और साथ ही निम्मी और राखी को घूर कर देखने लगा। राखी, भैया आपने बताया नहीं कि आप भाभी से इतना डरते हैं। अभय ने कुछ नहीं बोला। उसे लग रहा था कि रश्मि फिर से उसकी अगल बगल में खड़ी है और उसे बोलती हुए सुन लेगी तो फिर से नाराज होकर चली जाएगी। निम्मी और राखी वहां से उठकर चली गईं तो उनके जाने के बाद ऋतिक वहां पर आया और अभय के पास बैठते हुए बोला, अरे जीजा जी, आप इतनी सुबह, घर पर सब ठीक है? उसने बोलते हुए सामने प्लेट से एक कचौड़ी उठा ली तो अभय चारों तरफ घूमकर देखने लगा। ऋतिक, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभय, नहीं वो मैं ऐसे देख रहा था कि घर के लोग कहाँ गए हैं अभी। ऋतिक, सभी पीछे मौजूद हैं, इस वक्त पूजा की तैयारी हो रही है। बात करते करते ऋतिक ने 3-4 कचौड़ियां खा ली और उठकर बाहर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद रश्मि वहां आई तो उसने देखा कि प्लेट में सिर्फ एक ही कचौड़ी बची हुई थी। रश्मि अभय को घूर कर देखती हुई, किसे दिया आपने ये कचौड़ियां? अबे किसी को नहीं, मैंने ही खाए हैं। रश्मि, आपसे तो 2 से फालतू खाए नहीं जाते हैं और अब 7 खा गए। अबे नहीं, वो मैं घर से बिना कुछ खाए हुए आया था तो इसलिए खा लिए। रश्मि को अभय पर शक तो हो रहा था पर वहां पर कोई था नहीं, इसलिए वो अभय को कुछ नहीं बोली। रश्मि, अब इसे मत खाना, ज्यादा खाओगे तो नुकसान देगा आपको, पर ये मत समझना कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। अभय, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था स्वीट हार्ट। उसने आकर रश्मि को पीछे से पकड़ा और गालों पर किस करते हुए बोला, सॉरी जान, वो तो मैं मजाक कर रहा था। रश्मि, चलो छोड़ो, अब कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अबे क्या कहेगा, एक रोमांटिक कपल रोमांस कर रहे हैं, ऐसे भी तुमसे दूर रहने का मन नहीं करता, पर तुम हो कि हर हफ्ते यहाँ आई रहती हो। रश्मि, तो क्या अब अपनी बहन की शादी में भी ना आऊं? अबे आओ, पर मेरी भावनाओं को तो समझो, रात को तकिया पकड़ के सोना पड़ता है।
रश्मि अभय को धक्का देते हुए, कुछ तो शर्म करो, ये ससुराल है आपका। अभय, ओ मैं तो इसे अपना बेडरूम समझ बैठा था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, नहीं तो। रश्मि, नहीं तो क्या? अभय रश्मि के कान में, नहीं तो समझ जाओ आगे। रश्मि, शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं। बैठो अब यहाँ पर आराम से, मैं जा रही हूँ, बहुत काम है अभी मुझे। उज्जैन। आज यश के घर पर भी जोर शोर से काम चल रहा था। शारदा देवी और सुलोचना जी सुबह से ही घर के नौकरों को काम पर काम बताए जा रही थी। महावीर सिंह और दिलावर सिंह दोनों ही किसी काम से बाहर गए हुए थे। शशांक और अक्षय राजन के साथ मिलकर यश की टांग खींच रहे थे। अक्षय, अच्छा ये बता पृथ्वी, तूने सीबीआई कैसे ज्वाइन की? यस, ये उन दिनों की बात है जब सोचते सोचते यस उस रात को हुई इस अनजान आदमी से बातचीत याद आ गई। ये बात तो यश को भी नहीं मालूम थी कि उसने सीबीआई कब ज्वाइन की, मगर उसे इतना जरूर याद था कि जब उसे होश आया तब से ही वो सीबीआई में काम करता था। अच्छा, क्या सोचने लगे भाई साहब? यस, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। शशांक, अच्छा ये बता, तू इतने दिन था कहाँ? तुझे अपने घर की याद नहीं आई? यस, घर वाले याद होंगे तभी तो याद आएगी। शशांक, क्या कहा? यस, मैं खुफिया मिशन पर काम कर रहा था। अगर वापस आता तो बात बहुत बिगड़ जाती, इसलिए मैं इतने सालों तक घर से दूर रहा। शशांक, राजन, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं। राजन थोड़ा उदास होते हुए, बताने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं बताऊं। शशांक, फिर भी बताओ यार। राजन, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई और अपने पिता को मैंने आज तक देखा ही नहीं, सिर्फ फोटो देखी है उनकी। अच्छा, समझ में नहीं आया कुछ मेरे। राजन, मेरे पापा ने मेरी माँ से लव मैरिज की थी, पर और ये बात मेरे दादाजी को पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर पापा को अपने पास बुलाया और ये कहकर अपने दोस्त की बेटी से उनकी शादी करवा दी कि अगर वो ये शादी नहीं करेंगे तो वो मेरी माँ की हत्या करवा देंगे। पापा ने मजबूरी में शादी की, लेकिन इससे दादाजी शांत नहीं हुए। उन्होंने मेरी माँ से पिताजी की शादी की फोटो दिखाकर ये कह दिए कि उन्होंने उनसे शादी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए की थी। ये सुनकर माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और कुछ ही घंटों में वो मुझे छोड़कर चली गई। उस समय मैं 5 साल का था, पर इतना जरूर जान गया था कि अब इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेला हूँ। उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि पिताजी भी माँ की याद में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे इतना मालूम है, माँ को वो बहुत प्यार करते थे और उन्होंने साथ जीने और मरने की कसम जो खाई थी उसी पर कायम रहे और हमेशा ही माँ को चाहती थी। कहती हुए राजन की आंख भर आई। उसने अपनी आंखों को साफ किया। राजन, अरे आप सब इतना क्यों खामोश हो गए? अच्छा सॉरी यार, हमारा ये मतलब नहीं था। राजन, कोई बात नहीं। शशांक, सच में यार तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। राजन, थैंक्स। शारदा देवी वहां पर आई और तेज आवाज में बोली, तुम सब यहाँ बैठे हुए हो, पूजा का समय हो गया। पृथ्वी, तुम भी जल्दी नहा धोकर आओ। जाओ, पूजा की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यस, बड़ी माँ, मैं तो सुबह ही नहा लिया था, अब नहाने की क्या जरूरत है? शारदा देवी, एक बार और नहा लोगे तो घिस नहीं जाओगे, जल्दी जाकर नहा कर आओ, पंडित जी भी आते होंगे। यस जी बड़ी माँ। शारदा देवी, और तुम दोनों भी चलो, वहां पर जरूरत पड़ सकती है तुम्हारी। यस, शशांक और अक्षय तीनों ही वहां से चले गए तो शारदा देवी राजन से बोली, बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? राजन, बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। शारदा देवी, चलो तुम भी वहीं चलो, यहाँ पर अकेले बैठकर क्या करोगे? राजन, जी आंटी। राजन वहां से चला गया और उसके जाने के बाद काव्या वहीं दीवार के पीछे से निकली। राजन के बारे में जानकर उनकी आंखें भी भर आई थी। उसने आंख साफ की और वहां से वो भी चली गई। हवेली के बड़े से आंगन में पूजा की तैयारियां हो चुकी थी। सीमा और सोनिया दोनों का ही सिलबट्टे पर हल्दी पीस पीस कर बुरा हाल हो गया था। बाल बिखरे हुए, चेहरा पसीने से भरा हुआ। तभी अक्षय और शशांक वहां पर अपने बच्चों के साथ पहुंचे। अक्षय, ये क्या हाल बना रखा है आप दोनों ने? कभी सिलबट्टे पर हल्दी नहीं पीसी है क्या? सोनिया, क्यों आपने पीसी है जो इतने खुश होकर बोल रहे हो? अक्षय, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बैठो और बात आगे पीछे करते रहो, अपने आप पिस जाएगा सब। सीमा, जरा बताना कैसे पीसा जाता है, हमें तो आता नहीं है। अच्छे, मेरी शादी में आपने ही तो पीसा था। सीमा, हाँ, और नेक में क्या दिया था आपने, याद है कुछ? अच्छे, इस बार पृथ्वी से ले लेना अच्छे से। सोनिया, अब बताओगे भी या ऐसे ही वहां पर खड़े रहोगे? अच्छे, हटो, कुछ काम ढंग से होता ही नहीं है। देखो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे पीसना।
अक्षय ने जैसे ही बात उठाया वहां पर महावीर सिंह और दिलावर सिंह आ गए। महावीर सिंह, ये सब क्या हो रहा है? और जनाब, आप मर्दों के काम छोड़कर औरतों के काम में रुचि ले रहे हैं। महावीर सिंह को देखकर अक्षय के होश उड़ गए और फौरन खड़ा हो गया। अक्षय, नहीं पापा, वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि चलता कैसे है ये। महावीर सिंह, देखने के लिए यही काम मिला था? और भी बहुत काम है, वो काम तो होता ही नहीं है आपसे। वहां मौजूद सारे आदमी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अक्षय सिर नीचे करके डांट सुन रहा था। अक्षय को बोलना उन्होंने उस समय बंद किया जब पंडित जी आ गए। पंडित जी को आता देखकर अक्षय की जान में जान आ गई। महावीर सिंह पंडित की तरफ गए तो अक्षय ने गुस्से से सोनिया की तरफ देखा, जो घूंघट नीचे करके दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही थी। नीतू और काव्या भी दूर से ही अक्षय का हाल देखकर हंस रही थी। घर के सारे नौकर भी मुंह इधर उधर करके हंस रहे थे। अक्षय कब शशांक के पास आकर खड़ा हो गया। शशांक उसे बोला, गजब बेइज्जती हुई यार तेरी तो। अक्षय, पता है मुझे, आप भी हंस रहे हैं, बस पापा को देखकर शांत हैं। यश आकर बैठ गया तो घर की सभी औरतें गीत गाने लगी। उसके बाद पूजा शुरू हुई। पूजा खत्म होने के बाद सभी घर की औरतों ने यश को हल्दी रगड़ रगड़ कर लगाई। इसके बाद सभी घर वाले एक दूसरे के साथ हल्दी खेलने लगे। सबने जमकर एक दूसरे को हल्दी लगाई। काव्या ने भी मौके का फायदा उठाकर राजन के गालों में हल्दी लगाकर भाग गई और राजन को उसे लगाने के लिए हल्दी ही नहीं मिली। फरीदाबाद। शिखा को भी हल्दी लगाने के लिए पंडाल में बैठाया गया था। सभी औरतें उसे घेरे हुई थी और गीत गा रही थी। शिखा ने सफेद सलवार पहन रखा था। निम्मी वीडियो बना रही थी और काजल ने कुछ मिनट पहले ही हल्दी पीसकर पूजा के लिए पंडित जी के सामने रखा था। वीर और वंदना भी आ चुके थे। वंदना ने भी नीले रंग का सूट पहन रखा था। वीर की तो नजर ही उस पर से हटी नहीं रही थी। सभी औरतों ने शिखा को हल्दी लगानी शुरू कर दी। शिखा के गोरे रंग पर जब हल्दी लगी तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आलोक जी की आंखों में आज आंसू आ गए थे। उन्हें रोता हुआ देखकर सुषमा जी उनके पास आई। सुषमा जी, भैया आप रो रहे हैं? आलोक जी, नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा ये सोचता था कि शिखा कभी शादी ही नहीं करेगी, पर वक्त ने सब कुछ पहले जैसा कर दिया। सुषमा जी, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करता है। आलोक जी, सही कहा तुमने। शिखा को हल्दी लगने के बाद सभी ने थोड़ा थोड़ा हल्दी लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। उसके बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया। रात तक सभी हॉल में बैठकर शिखा की शादी में किसे क्या करना है प्लान कर रहे थे। शिखा के फोन पर नोटिफिकेशन आया तो उसने देखा यश ने अपनी हल्दी की फोटो भेजी थी और लिखा था, मेरी पहली हल्दी। फोटो में यश बिना शर्ट के बैठा हुआ था। सुलोचना जी और शारदा देवी उसे हल्दी लगा रही थी। शिखा ने मुस्कुरा दिया और जैसे ही उसने कुछ टाइप करने के लिए फोन को सीधे हाथ में पकड़ा, उसके हाथ से फोन काजल ने छीन लिया। काजल फोटो देखते हुए, क्या बात है, दामाद जी तो कमाल के लग रहे हैं बहुत। सभी ने काजल को घेर लिया और बारी बारी से फोन लेकर देखने लगे। निम्मी, जीजू तो कमाल के लग रहे हैं। एक काम करो दीदी, आप भी अपनी फोटो भेज दो, 2-3, फिर देखते हैं जीजू क्या रिएक्ट करते हैं। रश्मि, नहीं, अब कोई फोटो नहीं भेजना है उन्हें, और अब कोई कॉल भी नहीं करनी है। मैंने भी नहीं किया था अपनी शादी के समय। रश्मि ने अभय को देखा जो मुंह टेढ़ा करके उसे घूर रहा था। काजल, मुझे नहीं लगता कि ये रह पाएगी बिना कॉल किए। अपने रूम में ही जाते ही कॉल करने वाली है ये जमाई बाबू के पास। रश्मि, आज रात मैं इसके साथ सोऊंगी और फोन मेरे पास रहेगा शादी तक। शिखा को गुस्सा तो आ रहा था पर वो किसी को कुछ नहीं कह रही थी। सभी सोने अपने अपने रूम में चले गए। रश्मि शिखा के साथ उसके कमरे में सोने आ गई। थोड़ी देर बाद एक बार फिर यश का मैसेज आया जिसमें लिखा था, जान कहाँ हो? मैं जानता हूँ ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, पर अपने कमरे में आकर कॉल करो ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। रश्मि ने मैसेज पढ़ा और शिखा की तरफ हाथ दिखा दिखा कर हंस रही थी और शिखा को अब उस पर गुस्सा भी आ रहा था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शिखा ने लाइट बंद कर दी और जानबूझकर सोने के नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब रश्मि सो गई तो शिखा ने उसके सिर के पास से जैसे ही फोन उठाया तभी रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। रश्मि, हमसे चालाकी बेटा, हमें तो मालूम ही था तू सोई नहीं है, सोने का नाटक कर रही है। शिखा, 1 मिनट के लिए दे दे, वो परेशान हो रहे होंगे। रश्मि, जिस प्यार में मिलने में चाह ना हो वो प्यार ही कैसा। शिखा, दे देना या प्लीज, फिर नहीं मांगूंगी मैं दोबारा फोन। रश्मि, तुम्हारी सभी याचिका इस सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगी, इसलिए हमारे आगे ऐसी कोई अपील ना करो परम सुंदरी। कहते हुए रश्मि ने शिखा की तरफ फ्लाइंग किस किया। शिखा ने घूरती नजरों से उसे देखा और लेट गई। रश्मि, हाय ये तड़प। रश्मि ने लाइट ऑफ किया और वो भी सो गई।
इधर यश परेशान था कि शिखा ने ना ही अभी तक कोई मैसेज किया, ना ही कोई कॉल। जब प्यार का मामला हो तो दिल शांत तो बैठता नहीं है, इसलिए यश ने अब खुद को झूठे दिलासे देने शुरू कर दिए थे, जैसे ज़्यादा लोग होंगे इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही है, या फिर फ़ोन चार्जिंग पर लगा होगा, फंक्शन हो रहा होगा शायद इसलिए। ऐसे ही अनगिनत सवाल उसके दिमाग में उठ रहे थे और सोचते सोचते वो भी सो गया। जब शादी तय होती है तो दिन कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और रात कब खत्म हुई ये भी पता नहीं चलता था। एक बार फिर दोनों घरों में शादी से पहले होने वाली रस्में शुरू हो गईं। आज यश और शिखा दोनों को ही मेहंदी लगाने वाली थी। यश को मेहंदी तो उसकी भाभी लगाने वाली थी और शिखा को मेहंदी लगाने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली आने वाली थी। दिन भर की भाग दौड़ में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। इसी बीच यश की दोनों भाभीियों ने उसे मेहंदी लगानी शुरू कर दी। सीमा, हाँ तो देवर जी, आपके कौन से हाथ पर आपके होने वाली बीबी का नाम लिखें, दाएं या बाएं? शारदा देवी, दाएं हाथ पर, क्योंकि पृथ्वी दाएं हाथ पकड़ कर ही शिखा को घर में लाएगा ना। सोनिया, दीदी ऐसी मेहंदी लगाना कि वहां पर सभी देखते ही रह जाएं। सीमा, ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि शिखा के साथ साथ पूरे घर वाले तारीफ करेंगे मेरी। शारदा देवी, अच्छे की शादी में देखा था तो मैंने कैसी मेहंदी लगाई थी जिसे देखकर सभी हंस रहे थे। सीमा, उस दिन तो मेरी तबीयत खराब थी इसलिए सही से नहीं लगा पाई थी। अच्छा, इस बार देख लेंगे भाभी कैसी लगाने वाली हैं आप। यस, 1 घंटा हो गया है इसी तरह बैठी हुई, ये मेहंदी है या बीरबल की खिचड़ी? सीमा, बस अब लग जाएगी 5 मिनट में। यस के बाद घर की सभी औरतों ने मेहंदी लगवाई। फरीदाबाद, आज शिखा के घर सभी ने दिन छिपने से पहले खाना खा लिया था। उसके बाद घर की सभी औरतें इकट्ठी होकर मेहंदी लगवाने लगी। मेहंदी लगने के लिए पार्लर से कितनी ही लड़कियां आई हुई थी। एक लड़की शिखा को मेहंदी लगा रही थी और निम्मी, राखी घर में आए बच्चों के साथ साथ नाच रही थी और गाना बज रहा था। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां सुन कलियां, हाथों में खिलने वाली, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। काजल, शिखा, कल सुबह जमाई राजा की अग्नि परीक्षा है। शिखा, कैसे? रस्म, कहा जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी होती है ना, उसका होने वाला पति उससे उतना ही प्यार करता है। काजल, देखते हैं जमाई बाबू आपसे कितना प्यार करते हैं। शिखा ने अंजना जी और सुषमा जी की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा रही थी। इधर वंदना ने भी अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखकर वीर की तरफ देखा। वीर ने भी उसकी तरफ देखकर आंख मार दिया। काजल, अब उनकी तरफ मत देखो, वो तो कल सुबह मालूम हो ही जाएगा। शिखा ने मुस्कुरा दिया और अपने हाथों में लग रही मेहंदी को देखने लगी। मेहंदी लगने के बाद शिखा ने देखा उसकी कलाइयों तक बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई गई थी। उस लड़की ने दोनों कलाइयों पर उसने यश और शिखा की तस्वीर बना रखी थी और हथेलियों पर तो अलग तरह के फूलों और पत्तों से उसने डिजाइन बनाया हुआ था। शिखा को किसी में आज से पहले ऐसी मेहंदी कभी भी नहीं लगाई थी जैसा उस लड़की ने लगाया था। उसके बाद उसने शिखा के पैरों में मेहंदी लगानी शुरू की। रात के 9 बजे उस लड़की ने उसे मेहंदी लगाया। घर में आए सभी मेहमान एक एक करके सोने चले गए थे। उसके बाद शिखा भी धीरे से उठी और छत पर घूमने के लिए चली गई। उसने यश को वंदना के फोन से पहले ही मैसेज करवा दिया था कि 3 दिन तक नो कॉल नो मैसेज। रात के 11 बजे तक वो छत पर घूमती रही। जब उसके पैरों में दर्द होने लगा तो उसने पैरों को धो लिया, ये सोचकर कि पैरों की मेहंदी देखेगा कौन। वो दिन भी आ गया था जिसका सबको इंतजार था। यश और शिखा दोनों के ही घर में आज के दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल होने वाली थी। तो पहले यश के घर की दशा देख लेते हैं। आखिर उसे आना भी तो आखिर शिखा के घर ही है ना, उज्जैन। पूरी हवेली आज मेहमानों से भरी हुई थी। मिठाइयाँ बन रही थी और बारात में लेकर जाने वाले सभी सामान शशांक और राजन मिलकर पैक कर रहे थे। यश ने अरुणाचल प्रदेश में गुरु माँ के पास भी अपनी शादी की सूचना पहुंचा दी थी, पर वो उस समय शादी में आ नहीं सकती थी क्योंकि उन दिनों अरुणाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में एक बीमारी फैल गई थी जिस वजह से वो शादी में नहीं आ सकती थी। उन्होंने यश और शिखा दोनों को ही शादी की शुभकामनाएं भेजी थी और शादी के बाद आने का वादा किया था। सीबीआई चीफ बलराज ठाकुर भी अपनी पत्नी के साथ शादी में ही आने वाले थे। काम का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उज्जैन में नहीं आ सकते थे। अंश भी सुबह आ गया था। वो इतने दिनों से कहाँ था ये अब तक उसने किसी को नहीं बताया था।
और किसी ने उससे पूछा भी नहीं था। अक्षय घर में आए सभी मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। घर की लड़कियां सुबह से पार्लर में गई हुई थी। ओमवीर सिंह अपनी पत्नी सुधा देवी के साथ वहीं पर पहुंची हुई थी। शारदा देवी और सुलोचना जी अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए हवेली से बाहर गई थी। अमन और चीनू दोनों ही यश के साथ हॉल में खेल रहे थे। अंश यश के पास आया। अंश, और भाई साहब क्या हाल है? आज तो आपके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। यस, क्या करूं यार, शादी बार बार तो होती नहीं है, इसलिए लड्डू तो फूट ही रहे हैं। एक नहीं 3-4। अंश, भाभी से बात हुई? यस, नहीं यार, उससे बात हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अंश, शादी के 3 दिन पहले से ही लड़का लड़की एक दूसरे से ना मिल सकते हैं और ना ही बात कर सकते हैं। यस, ओह, तो इसलिए उसने वंदना के फोन से मैसेज किया था। चलो कोई बात नहीं, आखिर आना तो उसे हमारी ही नगरी है। अंश, अरे भाई साहब, आप किस सोच में पड़ गए? 4 बजे यहाँ से बारात निकल जाएगी और आप अभी तक तैयार भी नहीं हुए। यस, मैं तो नहाने ही जा रहा था, पर बड़ी माँ ने मुझे नहाने से मना किया था। वो कह रही थी कि जब वो कहेंगी तब नहाना है मुझे। अंश, माँ और चाची आ गई हैं और आपको बुलाने के लिए ही मुझे भेजा था। यस झटके से खड़ा होकर, तो पहले नहीं बोल सकता था? अमन, चाचू, अंश चाचा कभी भी कोई काम पहले नहीं बताते, इसी वजह से इनकी शादी अभी तक नहीं हो पाई। अंश, चुप, बहुत बोलने लगा है आजकल, और तेरी वजह से ही ये चीनी भी किसी का भी मजाक उड़ा दे रही है। चीनू, मेरा नाम अनन्या है, आप सब मुझे चीनू क्यों बुलाते हैं? यस उसे गोद में उठाते हुए, क्योंकि चीनू नाम तुम्हारी ही तरह बहुत ही क्यूट है ना बेटा। चीनू, ओ यस, अब चलो बाहर। यस चीनू को गोद में लिए हुए बाहर पहुंचा। शारदा देवी और सुलोचना जी के साथ घर की सभी औरतें वहां पर इकट्ठी हो गई थी। सभी औरतों ने मिलकर उसे हल्दी, चंदन और दूध से पहले नहलाना शुरू किया। उसके बाद सुलोचना जी ने उस पर गंगा जल का छिड़काव किया, फिर उस पर पानी डालना शुरू किया। यह जब नहा लिया तो उसे तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर से एक आदमी आया हुआ था। उसने आधे घंटे से ज्यादा उसे तैयार करने में वक्त लगा दिया। यह जब तैयार होकर बाहर आया तो सभी उसे देखते रह गए। उसने हल्के ब्राउन कलर का कुर्ता और डार्क ब्राउन शेरवानी पहन रखी थी। नीतू और काव्या की सहेलियों की नजर ही यश पर से ही नहीं हट रही थी। वो उसे बिना पल के झपकाए लगातार देखी जा रही थी। उसे कुर्सी पर बिठाया गया और एक एक करके घर की औरतों ने उसकी आरती उतारनी शुरू कर दी। सीमा, आज तो आप बहुत ही कमाल के लग रहे हो देवर जी, कहीं शादी में डॉक्टर्स को ना बुलाना पड़ जाए वहां पर लड़कियों के लिए। सोनिया, वहां की तो छोड़ो, पहले यहाँ पर आई हुई लड़कियों को तो देख लो, इनकी एक स्माइल ही काफी है उन्हें गिराने के लिए। सुलोचना जी, तुम दोनों अभी से ही नजर लगा दो मेरे बेटे को, बाकी तो बाद में लगाएंगी। सीमा, इसमें हमारी गलती नहीं है चाची, अब आपने इतना खूबसूरत बेटा पैदा किया है, ये तो आपकी गलती है ना। शारदा देवी ने यश के गले में हीरे और मोती से बना हुआ माला पहनाया और आंखों के नीचे से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। सोनिया ने यश को पगड़ी पहनाई और टीका करके हट गई। सबने मिलकर फोटो खिंचवाया और फिर बारात निकलने के लिए तैयार हो गई। महावीर सिंह ने उज्जैन से दिल्ली जाने के लिए एक फ्लाइट ही बुक कर ली थी। सभी बाराती गाड़ियों में बैठने लगे। यश के साथ कार में काव्या, नीतू, अमन और चीनू बैठे हुए थे। पहिए के नीचे सुलोचना जी ने नारियल रखा, कार चलते ही नारियल फूटा और बारात निकल गई। आ रहे हैं तेरी सजना तुझको लेने, इंतजार कर ले कुछ घड़ी और, बस कुछ पल की देरी है, अब तो मिलना भी हमें जरूरी है। आपको ये पार्ट कैसा लगा और क्या आप अगला पार्ट सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।